आज की नारी अबला नहीं सबला है। आज की नारी घर संभालने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में ही अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत इस मंच के साथ जुड़ी है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी मातृ शक्ति जुड़ी है, एक ऐसे प्रेरणा स्रोत जुड़ी हैं, जिनकी साहित्यिक यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और साहित्य के क्षेत्र में कैसे अपनी अहम भूमिका निभानी है, इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सूफिया जी का। सूफिया जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। आदाब। मैं सूफिया जैदी सबसे पहले तो मुस्कान केशी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मंच पर आमंत्रित किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में जो कुछ कहा, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी एक 4 पंक्तियों की छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी जी। कि महिलाएं या बेटियां जो भी हैं मतलब किसी से कम नहीं है। तो बेटियों का सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से कि बेटियां तो हैं अनमोल गहना, हम्म। देखो इनको कभी न खोना। वाह। बेटियां तो हैं अनमोल गहना, देखो इनको कभी न खोना। जिस घर में खिले ये फूल, महके उसका कोना कोना। क्या बात मेरा है, कहने का बहुत बेहतरीन। मेरा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटियों को यदि बढ़ावा दिया जाए तो वो हर उस क्षेत्र में आगे बढ़कर दिखाएंगी, जिसके लिए वो घर की चार दीवारी में कैद होकर भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती है। बिल्कुल। बस यही मेरा मानना है कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए, उन्हें अवसर दिया जाए और उनका हौसला बढ़ाया जाए। बिल्कुल आदरणीय। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय भी दें हमारे श्रोताओं को, ताकि आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा वो जान सके। जी, मैं वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है तो सबसे पहले मेरे हाथ में मेरी कलम ही होती है और जो भी मेरे मन में ख्याल आते हैं मैं फौरन उसको लिख लेती हूँ। वो जी। या तो वो एक कविता का रूप होता है, या तो वो एक गजल का रूप होता है, या फिर मुक्तक है, या फिर हाइकू है। कभी कभी इस तरह के ख्याल भी आते हैं कि जैसे कोई लघु कथा लिख दी या कोई पुरानी यादें आ गई तो उसको संस्मरण के रूप में मैंने लिख दिया। इन सब के चलते मैंने अपनी रचनाओं को फिर सिर्फ फेसबुक तक ही अपना स्रोत बनाया था, लेकिन वहाँ फेसबुक से कई लोग मुझसे जुड़े जिन्होंने अपने साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाओं का प्रकाशन किया। सबसे ज्यादा अहम बात कि निर्दलीय अखबार जो भोपाल से प्रकाशित होता है, जी। उसके एडिटर ने मेरी रचनाओं को इतना हाईलाइट किया कि उसके चलते मुझे उन्होंने महादेवी वर्मा के सम्मान से सम्मानित भी किया। क्या बात है, इसी तरह बहुत बहुत गुफ्तगू बधाई। जी शुक्रिया। इसी तरह इलाहाबाद की एक संस्था है गुफ्तगू के नाम पे, तो उन्होंने भी मेरी रचनाओं को, मेरी गजलों को प्रकाशित किया और उन्होंने मुझे उर्दू के जो एक मशहूर शायर है फिराक गोरखपुरी, उसका जी। उस नाम का सम्मान मुझे दिया, फिराक गोरखपुरी सम्मान के नाम से मुझे सम्मानित किया। इसके अलावा जो फेसबुक पर कई साहित्यिक संस्था ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें भी मुझे साहित्य सजग प्रहरी पुरस्कार, साहित्य सजग सिपाही सम्मान, इस तरह से कई अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं और अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिका में मेरी रचना का प्रकाशन हुआ और होता रहता है। वाह। यही छोटा बहुत सा बहुत मेरा बधाइयां परिचय है। मैम। जी। मैम, आपकी परिचय तो काफी लंबी है और आपने इसका संक्षिप्त विवरण हमारे मंच पे रखा, इसके लिए धन्यवाद। और जी बिल्कुल आप शुक्रिया। तमाम श्रोता समझ चुके होंगे कि क्यों मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है कि आज कई महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है सूफिया जी। तो सूफिया जी, हम लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने साहित्य में अपना पहला कदम रखा और वो सफर तब से लेकर अब तक का कैसा रहा। सबसे पहले तो मैंने बचपन में ही, जैसे छोटी छोटी बच्चे अपनी कविता लिख देते हैं, तुकबंदी कर देते हैं कि जैसे कि जी। तितली रानी फूलों पर इतराती रानी, इस तरह से कुछ थोड़ी छोटी छोटी कविताएं कर करके मैं घर में लिखती रहती थी
और अपने बड़ों से वाहवाही लूटती रहती थी। बड़े बड़े अच्छा। लोग हमारे यही करते थे कि मतलब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारी तारीफ कर दिया करते थे। लेकिन वो बचपन की जो तितली रानी थी वो जाने कहाँ खो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती चली गई, जिम्मेदारियां पढ़ाई से होती रही बढ़ती रही, तो उसके बाद की जब स्नातक में मैं आई तो तब जी। मेरा वहाँ पर आके ये हुआ कि हमारी जो हिंदी की टीचर थी उन्होंने कभी कविता कंपटीशन करवाया, कभी निबंध प्रतियोगिता करवाई, कभी कहानी प्रतियोगिता करवाई। उसमें जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो मैंने उसमें वो लिखा सब कुछ। फिर उसके बाद एक संस्था सामने आई कॉलेज में ही हमारे, नवांकुर के नाम से, तो वहाँ पर कहानी प्रतियोगिता आयोजन हो रहा था, तो उसमें एक टॉपिक था भूत। तो उस पर मैंने जो कहानी लिखी थी वो कहानी मेरी प्रथम मुझे उसमें पुरस्कार मिला था, तो तब से मेरी लेखनी को बढ़ावा मिलता चला गया। मैंने फिर सोचा कि अब इसी क्षेत्र में मुझे कुछ ना कुछ लिखते रहना है। लेकिन फिर अच्छा। शादी के बाद जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया था लिखना। बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारियां हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई निबट गई उनकी, सब कुछ फ्री हो गया, तब मैंने फिर फेसबुक का सहारा लिया। और वहाँ जब मैंने देखा लोगों की रचनाएं पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा मैं भी अब अपनी वो पुरानी तितली रानी जो है वापस लाती हूँ। अच्छा। मैंने उसको फिर हाँ, फिर मैंने उसको लिखा, थोड़ा थोड़ा लिखती रही, थोड़ा थोड़ा मैं फेसबुक पर डालती गई, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन सर्वप्रथम मुझे फेसबुक के साहित्य सागर में एक टॉपिक मिला था माँ के नाम से। माँ के नाम से जब मुझे वो टॉपिक मिला तो मैंने उस पर जो कविता लिखी, फिर उसमें मैंने वो कविता पहले अपनी माँ को ही सुनाई थी पोस्ट करने से पहले। तो मेरी अच्छा। माँ ने उसकी बहुत तारीफ की और उनकी तारीफ में ही उनके आंसू निकल आए, तो मुझे लगा मेरी कविता सफल हुई। फिर मैंने वो फेसबुक पर डाली, बस जब से सिलसिला चल ही रहा है, धीरे 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 आज सबके सामने है कि अनेक पत्र पत्रिकाओं में, साझा संकलन में मेरी कविताएं छपी हैं। तो सुफिया जी, हम ये कह सकते हैं कि आपकी यात्रा शुरू से लेके कई दफा छूटी, मगर आपने वापस से उस हाँ, प्रतिभा को उजागर किया, रुचि कभी अपने उजागर अंदर किया। खत्म नहीं होने दी। नहीं, वो खत्म नहीं होने दिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर बिल्कुल, इस ये तरह तो का बहुत। माहौल भी मुझे मिला कि मेरे जी। पिताजी भी एक बहुत मशहूर शायर थे। अच्छा। उनका भी थोड़ा सा मुझे उनमें असर है, क्योंकि मैं वो मेरे गजल लिखते थे तो मैं भी गजल ज्यादा लिखती हूँ। हम्म। उसके अलावा उस मेरे परिवार में मेरी सबसे बड़ी बहन जो बहन भी कविताएं लिखती हैं, उनकी तो जी। किताब भी छप चुकी है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लिखने का जो शौक हुआ है मुझे विरासत में मिला है, क्योंकि मेरे फादर भी लिखते थे, मेरी बहन भी लिखती हैं, तो एक विरासत मुझे मिली हुई है लिखने के लिए। तो उसी और फिर शौक भी है, तो वो शौक के जरिए की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही है। तो सूफिया जी, कह सकते हैं कि आपके अंदर जो इतनी अच्छी साहित्य है, आप इतनी अच्छी गजलकारा हैं, तो इसकी वजह कहीं ना जी कहीं आपके पिताश्री हैं या आपकी बहन है। जी, बिल्कुल कह सकती हैं आप, बिल्कुल ये कह मगर हम सकती हैं, फिर बल्कि गज जी, जी फिर भी जी हम बताइए। जानना चाहेंगे सूफिया जी आपसे कि आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? किन्हें आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ना पसंद करती हैं और हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को भी सजेस्ट करती हैं कि वो उनकी गजलों को या कविताओं को सुने? सबसे पहले तो मैं अपने पापा ही का नाम लूंगी कि वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जी। हालांकि उनकी गजलें इतनी मतलब मैंने और भी कई शायर जो मशहूर शायर हिंदुस्तान के हैं उनको मैंने पढ़ा है, तो उसमें जी। जो उर्दू के बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड होते हैं, तो पहले मैं उनकी डिक्शनरी देख खोलती हूँ और उसका मतलब देखती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ये गजल कैसी है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा उर्दू के वर्ड यूज़ नहीं करते थे, तो मुझे उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं यही कहूँगी वह लोगों से कि अगर आप शायरी करते हैं या शायरी का शौक रखते हैं, गज़ल लिखना चाहते हैं, तो सिंपल वर्ड में भी आप अपनी गज़ल लिख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, क्योंकि खूबसूरती उसी में आती है जब मन के भाव आराम से समझ में आ जाए लोगों को। उसके लिए ये ना हो कि बिल्कुल। हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है या ऐसा कुछ। तो सिंपल वर्ड में भी हम अपनी भावनाओं को अपनी गज़ल के या अपनी कविता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मेरे तो प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी ही हैं। बिल्कुल। तो आदरणीय जैसे आपने बताया कि भावनाओं को महसूस जो हम लोग करते हैं, उसको ही हम लोग कविता या गज़ल के माध्यम से साझा करते हैं। तो अगर बिल्कुल, कोई भी युवा आज के समय में लिखना चाहता है, तो वो किस तरह जी। से शुरुआत करे अपनी? शुरुआत तो देखिए जो भाव मन में आपके उभर रहे हैं, उसको या तो आप एक सिंपल तरीके से जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन शब्दों को घुमा-फिरा कर उसको कविता का रूप देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पहले अपने मन के भाव को सीधे-सीधे एक पेपर पर लिखिए, फिर उसको घुमा-फिरा के शब्दों को और अरेंज करिए इस तरह से, तो वो एक कविता का रूप बन जाता है। तो बहुत सिंपल है। और फिर तुकबंदी जैसे हमने बचपन में सीखी थी, अपनी कविताओं हमने हिंदी की किताबों में पढ़ी थी, इस तरह से हम गज़ल के रूप भी उसको दे सकते हैं, थोड़ा-सा। ये तो जब लिखने बैठते हैं ना तो मन खुद ब खुद अपने आप ही ये सब मन में आता रहता है और हम उसको लिखते रहते हैं ना, तो वो या तो कविता बन जाती है, गज़ल के रूप में उसको लिखा जा सकता है। जब लिखने बैठे एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें आज लिखना है, तो वो आराम से खुद ब खुद अपने आप लिखा चला जाता है। बिल्कुल, इसलिए इसमें सुप्रिया जी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सीखने की ज़रूरत है या क्या। क्योंकि इसमें मैंने एक कविता अभी थोड़े दिन पहले लिखी थी, तो उसमें ये था जी, कि देखिए मैं एक शायर तो नहीं मगर कुछ इस तरह से था कि मैं एक शायर तो नहीं, मगर अपने भावों को गज़ल का रूप देकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मैं कवि तो नहीं मगर अपनी भावनाओं को वाक्यों की माला में पिरोकर कविता का रूप दे देती हूँ। चित्रकार तो नहीं मैं मगर अच्छे बुरे की परख है मुझ में कि किस तरह दूसरे को सामने देखकर अपना बना लेता है और अपना बनाकर ही छलता है। मनुष्य की परख है मुझ में, यानी कि ये मेरा मतलब है। और ज़रूरी नहीं कि शायर कवि, चित्रकार, ये ज़रूरी नहीं कि हुनर सी आए हमारे मन में, बस कागज़ और कलम हाथ में लो, हर जज़्बात खुद ब खुद कागज़ पर उतर आए। तो एक कविता जन्म ले लेती है। ये मेरा मानना है। तो आदरणीय ये बताइए कि एक साहित्यकार अपने श्रोताओं से क्या अपेक्षा रखता है? या वो एक जब गज़ल या कविताएँ लिखता है, तो उस वक़्त वो किस विचारधारा के साथ उसको एक कविता या एक गज़ल को लिखना चाहिए? कवि या शायर जो भी है, अगर वो श्रोता उसको अच्छे मिल रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि श्रोता को इस मतलब कवि के या शायर के जज़्बातों को समझ अगर है, समझ रखता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो शायर की यही है कि हमारा जो सामने सुनने वाला है, हमारी भावना को समझ रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं। हमें लगता है कि हमारी लेखनी सफल हुई। जिस तरह से हम अपने भावों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसी तरह से अगर हमारा श्रोता हमें सुनकर उसको महसूस कर रहा है, तो लगता है हमारी लेखनी सफल हुई। तो यही मैं दूसरों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने जज़्बातों को इस तरह से व्यक्त करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको उसी तरह से महसूस करे जो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो आप उसी तरह से लिखिए। आपके हाथ में कलम कभी नहीं छूटेगी और आप हमेशा इसी तरह से अपनी भावना को व्यक्त करते रहेंगे और सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। क्या बात है! बहुत ही सरलता से आप हर प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। आदरणीय आपने बड़े धन्यवाद। कम समय से साहित्य में अपना योगदान देना शुरू किया है और तब से लेकर अब तक का जी, काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है। तो आपको जी। क्या लगता है वर्तमान समय में कितने प्रतिशत युवा साहित्य में रुचि रखते हैं? आजकल फ़ेसबुक पर यदि देखा जाए तो इस कदर भीड़ लगी हुई है वहाँ पर कि बस तुकबंदी और उल्टा-सीधा लोगों को परोसा जा रहा है और
अब तो एक नया चलन ये सामने आया है कि एक ग्रुप बन जाता है और उसमें एक मैसेज आ जाता है कि ये जो हम एक साझा काव्य संकलन निकाल रहे हैं, इसमें आपकी रचनाएं हम आपको छापेंगे, इतने पैसे दे दीजिए और इतने पैसे दीजिए, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। जी। तो अब और इस ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस तरह से। और अपना लेखनी अगर हम अपने तरीके से छपवाएं वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये तो बंदी मेरे ख्याल से तो लोगों को पहले साहित्य की समझ होनी चाहिए, साहित्य की विधाओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि किस तरह कविता लिखी जाती है, किस तरह हाइकू लिखा जाता है या मुक्तक लिखा जाता है, या कविता की क्या नियम है या गजल के क्या नियम है। जब तक हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारी लेखनी कभी भी सफल नहीं होगी। इन सबको समझने के लिए पहले साहित्य की अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए, तभी हमें लिखना चाहिए, उससे पहले नहीं। वरना तो कहीं कहीं तो ये है कि झूठी तारीफ भी हो जाती है और कहीं ये भी होता है कि हमारी लेखनी जहाँ हमारी है वहीं रह जाती है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें चाहिए बिल्कुल। कि पहले हमें साहित्य की समझ होनी चाहिए, तभी हम अपना कुछ लिखें आगे। बिल्कुल। तो आदरणीय जिस तरह से आपने अभी बताया कि अभी ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साझा संकलन और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से साहित्यकारों से पैसा लूट रहे हैं। तो इससे जी, बचाव के लिए कैसे साहित्यकार को आप अपने माध्यम से जागरूक करती हैं? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप में इतना मतलब इतना हिम्मत है कि आप अपना लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, तो इन संस्थाओं से बचें। अपनी खुद की जी। किताब निकालें, अपनी खुद की कविता पर कविता संकलन या दोहा संकलन या कुछ भी है, गजल संग्रह, उससे प्रकाशित करवाएं और वो लोगों तक पहुंचाएं। इन सब से बचने से तो बेहतर है। उससे हमें प्रशंसा भी मिलेगी, हमारा नाम भी होगा और अगर हमारी थोड़ी बहुत इनकम भी हो सकती है। लेकिन इन संस्थाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सिर्फ हमारा एक नाम और वो कविता, वो किताब छप जाएगी लेकिन वो फिर कहीं किसी कोने में दबी रह जाएगी। लेकिन हमारी खुद की जो किताब होगी वो सबके हाथ में होगी, सब उसे हुँ, पढ़ेंगे। तो एक किताब में अगर 30 से 35 रचनाकार हैं, तो वो 30-35 लोगों तक ही महदूद रहेगी और वो उस उनकी अलमारी में कैद हो जाएगी वो किताब। और एक हमारी खुद की जो किताब होगी तो वो हजारों लोगों के हाथों में जाएगी और हमारी रचनाएं सबके सामने होंगी। तो ये इसी इससे बचने के लिए बस ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी खुद की किताब निकलवाएं। बिल्कुल। तो आदरणीय आपसे बहुत सारी बातें अभी करना है। हम चाहेंगे कि आप अपनी एक बेहतरीन रचना इस मंच पर साझा करें। ठीक भैया, मैं एक गजल आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगी कि स्वागत है आदरणीय। गुल गुल मोहब्बत के जो महकाते तो अच्छा होता, गुल मोहब्बत के जो महकाते तो अच्छा होता, तारे किस्मत के चमकाते तो अच्छा होता, गम के हालात ना हावी कभी होने देते, गम के हालात ना कभी हावी होने देते, खाली हाथ से जो हरवाते तो अच्छा होता। इस तरह रोने की इस तरह रोने से दुनिया ने उड़ाया है मजाक, इस तरह रोने से दुनिया ने उड़ाया है मजाक, अश्क आंखों में ही छुप जाते तो अच्छा होता। फेर लेते हैं ये दुश्मन भी निगाहें तुमसे, फेर लेते ये दुश्मन भी निगाहें तुमसे, कुव्वते बाजू जो दिखलाते तो अच्छा होता। सूफिया यूं ना जमाने में भटकना पड़ता, सूफिया यूं ना जमाने में भटकना पड़ता, गर बुजुर्गों की दुआ पाते तो अच्छा हो। ये अभी मेरी क्या हाल ही बात! की लिखी हुई गजल है। काबिलिए तारीफ मैम, आप तो निःशब्द कर दी, इतनी बेहतरीन गजल आपने प्रस्तुत किया है। तो आदरणीय अब हम धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि आप इतनी जी, बेहतरीन रचनाएं सृजन करती हैं, इसके पीछे क्या राज है? कैसे आप मेहनत की हैं इसके पीछे? कैसे आपने मतलब लिखती हैं? इसकी कुछ जी। जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। नहीं, मेरा आज तो कुछ भी नहीं है, बस एक शौक है मेरा। और उसी शौक को मैं जब थोड़ा सा रात को, सबसे ज्यादा मुझे रात को ही ये सब आता है ख्याल, तो मैं मेरे मोबाइल मेरे हाथ में होता है
क्योंकि उस वक्त कमरे में अंधेरा होता है, ना पेंसिल ना कागज मैं ले नहीं सकती, लेकिन उसी वक्त मेरे मन में जो जो मन में आता रहता है मैं उसको मोबाइल में अपनी टाइपिंग करती रहती हूँ, फिर सुबह को उसे फाइनल टच अपनी डायरी में लिख कर देती हूँ। तो ये मेरा एक शौक है, इसके लिए कोई राज नहीं है और जब अच्छा। समय मिलता है तो ये मेरा शौक बढ़ता जा मतलब मोबाइल में ही मेरा सब कुछ रहता है, इसीलिए उसी में सब कुछ मेरा है। तो राज तो तो कुछ भी आदरणीय, नहीं है इसके पीछे जी। लेकिन आदरणीय कई लोग ऐसा कहते हैं कि गजल लिखना काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें काफिया और रदीफ का बहुत अहम भूमिका होता है। तो बिल्कुल। इसके बारे में बताएं, क्योंकि काफी लोग गजल लिखते तो हैं लेकिन सही मायने में वो गजल नहीं होती है, वो कविता हो जाती है, छंद मुक्त, लेकिन वो लोग उसे जी गजल समझते हैं। तो गजल और बिल्कुल। छंद मुक्त कविता, इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं। छंदमुक्त कविता में तो जैसे भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको आप कविता का रूप देकर किसी भी तरह के से लिख सकते हैं। लेकिन गजल का तो वही है कि काफिया और रदीफ का अगर हमें जानकारी है तो हमारी ये गजल तैयार हो जाती है। मैं जी। अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी जो गजल मैंने अब तक ऐसे कोई 60-70 गजलें मैंने लिख ली हैं अब तक। तो जी। उसमें मैंने ये गजलें फेसबुक के जितने भी साहित्यिक ग्रुप हैं तो उसमें कभी कभी गजल सृजन प्रतियोगिता भी होती है। तो उसमें काफिया और रदीफ बता दिया जाता है कि इस पर आपको गजल लिखनी है। तो उसी में मेरी अच्छा। जितनी भी 60-70 गजलें लिखी गई हैं ना तो उसी के जरिए से लिखी गई हैं। अभी तक मैंने अपना कोई काफिया रदीफ नहीं भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना भी कुछ हो मेरा, क्योंकि अभी तक सारी गजलें मेरी फेसबुक के जरिए से ही लिखी गई हैं, जो मुझे काफिया रदीफ दे दिए गए थे उसी पर लिखी गई। फिर जी। एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप है, उर्दू का ही ग्रुप है, तो वहां पर एक पूरा मिसरा दिया जाता है कि इस मिसरे पर आपको गजल लिखनी है। तो कुछ जी। गजलें मेरी उसी तरह से भी लिखी गई हैं। मेरा अपना काफिया या रदीफ मैंने अभी तक अपना कोई इस्तेमाल नहीं किया है, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी अपना भी कुछ लिखूँ इस तरह से। तो अच्छा। बस यही है कि उसमें काफिया रदीफ होना चाहिए गजल में तो, और छंद मुक्त कविता तो आप किसी भी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें तुक या तुकांत या मतलब इस तरह का कोई उसमें वो नहीं है, बंधन नहीं है, तो किसी भी जी। तरह लिखी जा बिल्कुल। सकती है। तो आदरणीय, अब हमारा सवाल है छोटे बच्चों को लेकर, क्योंकि समय जी बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, अब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, सब चीज ऑनलाइन होते जा रहा है ज्यादातर। और स्कूल की जी व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए तो सीबीएसई स्कूल में सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाई जी जा रहे हैं, जिसके कारण आज के विद्यार्थियों की हिंदी बहुत ही कमजोर हो रही है। ऐसे में कोई बिल्कुल। बच्चा अगर कविताएं कहानियां लिखना चाहता है तो उसे हम कैसे प्रेरित करें या उन्हें हम कैसे समझाएं कि वो साहित्य में अपनी अहम भूमिका निभा सके। अगर कोई बच्चा हिंदी में अपनी कविता या कुछ भी लिखना चाह रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। उसको इस तरह से बढ़ावा दें कि पहले तो उसके लिए मन में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई स्कूल में हिंदी भी एक सब्जेक्ट है जो जिसे पढ़ाया जाता है। तो उसमें टीचर की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होगी कि उसको उस तरह से पढ़ाएं कि बच्चे के मन में हिंदी के प्रति भी रुचि उत्पन्न हो। फिर बच्चे से इसी तरह के कंपटीशन करवाए जाएं कि अपनी कोई कविता आप अपने आप से लिखिए, जैसे आपकी किताब में है, आप उसे पढ़िए, फिर उससे प्रेरणा लीजिए और अपने भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये कंपटीशन अगर करवाया जाएगा ना तो बच्चे में रुचि उत्पन्न हो कि हमें भी लिखना है। कंपटीशन हर चीज में होता है, और हिंदी में भी अगर आप इसी तरह का कंपटीशन करवाएंगे तो बच्चा करेगा और उसमें रुचि पैदा होगी। अब आप ये देखिए कि मेरा खुद का बच्चा जब हिंदी की एक्टिविटी होती थी तो मैं उसको टॉपिक मुझे स्कूल से लाकर वो देता था कि इस पर आपको आर्टिकल लिखना है, और एक नहीं लिखने हैं, दो लिखने हैं, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। तो मैं उसको इंटरेस्ट पैदा करती थी कि देखो मैं एक लिख सकती हूँ, दो एक से, एक टॉपिक पे दो एक से नहीं लिख सकती, अलग अलग लिखने पड़ेंगे तो कैसे, तो तुम इतने खुद से लिखो और एक मैं लिखूंगी, तो फिर मैच करना कि कौन सा अच्छा है। लेकिन वो नहीं करता था। मैं उसका लिखती थी, फिर एक उसके दोस्त का लिखती थी, और उसके बाद वो दोस्त जो है अपने शब्द उसमें बनाकर लिखता था और वो अपना स्कूल में दिखाता था। तो ये जो है घर में पेरेंट्स भी इसको इस बात का बढ़ावा दें कि बच्चे में रुचि उत्पन्न हो, कि कंपटीशन के जरिए से ही
बच्चे में रुचि उत्पन्न हो सकती है, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ भाई हमें फर्स्ट आना है, हमें आगे निकलना है, हम अपनी कविता लिख सकते हैं, हमारी कविता अखबार में आए या हमारी कविता की किताब में छपे। इस तरह का कंपटीशन अगर बच्चे में आएगा तो उसको हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कई सारे परिवारों में ये देखा जाता है कि गार्जियन को लगता है कि बच्चा साहित्य में जाकर सिर्फ समय बर्बाद करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब आप वैसे माँ-बाप को एक प्यारा-सा संदेश दें, अपने बच्चों पे कैसे विश्वास करना है और साहित्य में भी एक कवि का या कवियत्री का, एक गज़लकार का या एक गज़लकारा का भी भविष्य होता है और वो भी एक बहुत ही बेस्ट फ़ील्ड है, एक प्रतिभावान कवि के लिए। साहित्यकार के लिए। इसके बारे में हमारे प्यारे श्रोताओं को कुछ बताएँ। माता पिता को भी बढ़ावा देना चाहिए बच्चों को। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में अगर अपनी कविता या अपनी गजल कुछ भी लिखेगा तो वो अपना समय बर्बाद करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी सोच बदलनी होगी माँ बाप को भी सबसे पहले तो, क्योंकि आज हिंदुस्तान के कितने मशहूर मशहूर शायर पैदा हुए हैं, बहुत से मतलब शायर हैं। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे हिंदुस्तान में बाहर मुल्कों में भी जाकर अपना नाम कमा कर आए हैं, तो कोई उन्होंने समय बर्बाद तो नहीं ना किया, अपना नाम भी तो रोशन किया है, तो उससे माँ बाप का भी तो नाम रोशन होता है। तो ये पेरेंट्स को अपनी सोच बदलनी होगी कि अगर बच्चा कविता लिख रहा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आगे के लिए और भी मतलब जो जिस भी स्ट्रीम में वो आगे बढ़ना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वो तो बढ़े, लेकिन अपना शौक भी अपना कायम रखे। इसके लिए भी पेरेंट्स को आगे आना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। और एग्जाम्पल हिंदुस्तान के शायरों का भी देना चाहिए कि देखिए उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया, वो और भी काम करते थे लेकिन अपनी शायरी भी मौजूद रखते थे, और इसीलिए वो देश विदेश मतलब विदेश में भी अपना नाम कमा चुके हैं। तो उसमें कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ये पेरेंट्स को तो खुद सोचना चाहिए ना इसमें। इस तरह से तो बच्चे को बढ़ावा तो तभी मिलेगा ना, हिंदी में उसके प्रति रुचि भी तभी होगी उसका जब पेरेंट्स भी साथ देंगे टीचर्स के साथ साथ। तो पेरेंट्स को अपनी ये सोच बदलनी होगी कि बच्चा अगर कविता लिख रहा है तो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि अपना विदेश में भी अपना नाम रोशन करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। ये सोचना चाहिए पेरेंट्स को। बिल्कुल, बहुत ही सरल तरीके से आप हमारे आज के युवाओं को और उनके माँ-बाप को भी समझाई हैं, बहुत ही मधुर आवाज़ में। तो आदरणीय अब बारी है आपकी एक और बेहतरीन गज़ल सुनने की। तो हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी बेहतरीन प्रस्तुति हमारे मंच पे दें और हमारे श्रोता भी आपको सुनने के लिए बेचैन होंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत मैं स्वागत है आदरणीय। मैं एक कविता सुनाऊंगी। जी। इसका शीर्षक है नारी। हुँ। इस तरह है कि देखती हूँ जब परिंदों को भरते हुए ऊंची उड़ान, देखती हूँ जब परिंदों को भरते हुए ऊंची उड़ान, बिना किसी सहारे बेखौफ चहचहाते गुनगुनाते, तो सोचती हूँ कि काश मैं भी परिंदा होती। मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी परिंदा होती। अ, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही कम शब्दों में नहीं आपने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है। नहीं, मैं सुना रही हूँ भी। देखती हूँ जी। जब परिंदों को भरते हुए ऊंची उड़ान, बिना किसी सहारे बेखौफ चहचहाते गुनगुनाते, तो सोचती हूँ कि काश मैं भी परिंदा हूँ। खिलते हैं जो फूल रंग बिरंगे, आकर्षित करते अपनी ओर, डाली से अलग कर दिए जाते फिर भी महकाते घर का कोना कोना, तो सोचती हूँ कि काश मैं भी फूल होती। वो एक बदरिया काली सी जो खेले चंदा संग आंख मिचोली, बरस जाती फिर तो लगता ऐसा दर्द अपना बहा दिया हो सारा, तो सोचती हूँ कि काश मैं भी बदरिया होती। क्यों मैं भर नहीं सकती ऊंची उड़ान, क्यों महका नहीं सकती मैं ये जहान, क्यों सिमट कर रह गया है दर्द मुझ में, ये सवाल पूछती हूँ मैं अपने आप। पूछती हूँ मैं ये सवाल अपने आप कि क्या
नारी होना है अभिशाप? पूछती हूँ ये सवाल अपने आप कि क्या नारी होना है अभिशाप? क्या बात है। या बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आपके पास शब्दों का भंडार है, क्योंकि आप जी, बहुत बहुत इतने बेहतरीन शब्दों का चयन कर रही हैं और इतना आपकी हर पंक्तियों में एक जान है, एक ऊर्जा है, जिसे सुन के लग रहा है कि हाँ, आज की बेटियों को अब उठना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि आज के वर्तमान समय में बेटियां चार दीवारियों में बंद नहीं है। अपने चार बिल्कुल, दीवारियों को बिल्कुल सही संभालते हुए वो बाहर में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। भूमिका और आपने निभाती हैं इस आंतरिक। रचना के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से ये बताया है हमारे श्रोताओं को कि आज की महिलाएं किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत-बहुत। आपने मेरी बिल्कुल। भावनाओं को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपके पास इतने बेहतरीन शब्द हैं जिसे सुनते हुए लग ही नहीं रहा है कि हमारे आधे घंटे समय बीत गया। आपके उत्तर को सुनते हुए इतने सुमधुर आवाज़ में इतनी सरलता से आपने सारे जवाब दिए हैं। ये आपके व्यक्तित्व को झलकता है, आपका व्यक्तित्व क्या है और किस तरह से आपने अपनी अहम भूमिका निभाई है, ये भी आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चलता है। तो अब बारी है हमारे श्रोताओं की, जो लगातार आपको आधे घंटे से सुन रहे थे। तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आज आपको मेरा इंटरव्यू पसंद आया है और मैंने कुछ भी अगर मेरे शब्दों से, मेरी बातों से अगर आपने कुछ भी सीखा है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मैं इतना जानकारी मैं भी नहीं रखती हूँ, जैसा कि आपने आज मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। लेकिन जितनी भी मेरी समझ थी, मैंने जितना भी आप लोगों को समझाया, अगर कुछ भी मेरी बात आपको अच्छी लगी, तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप उसको अपने जीवन में उसको महसूस करें और उसी तरह से अपने विचारों को भी अपनी कविताओं के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करें। और अगर कुछ भी गलत मैंने किया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इतना ही कहूँगी। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सूफिया जी, जो आप इस मंच के साथ जुड़ी, और आप तमाम श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय देकर आज के इस इंटरव्यू को पूरा अंत तक सुने। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। आप सभी आज सुन रहे थे सूफिया जी को, उनके विचारों को। उम्मीद है आप सभी इनके विचारों के साथ सहमत होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।